गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, वो है बजट के बारे में। अब पहली बात तो याद रखिए दोस्तों कि बजट की जरूरत क्यों है आज के लेक्चर में। याद रखिए दोस्तों, आज से लगभग आगामी 2 से 3 महीनों में और लगभग 1 साल तक बजट का रेलेवेंस बना रहेगा, क्योंकि आपके जो यूपीएससी की एग्जामिनेशंस हैं, स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशंस हैं, साथ ही साथ एसआई, रेलवे, टीचिंग, इन सभी चीजों की जो एग्जामिनेशंस हैं जिसमें बजट से लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसके तहत बजट में क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। अब बात आती है दोस्तों कि बजट को क्यों पारित कराया जाता है, क्यों बजट जरूरी है, इतना आवश्यक क्यों है। याद रखिए दोस्तों कि बजट से सरकार का 1 साल का वित्तीय खाका पता चलता है कि सरकार किन किन मदों में पैसे खर्च करेगी, कहां कहां से वेलफेयर स्कीम्स लाएगी, जनता को कितना फायदा देगी, साथ ही साथ देश का विकास को सुनिश्चित करेगी। तो इसी के क्रम में आज का जो बजट है वह है सेंट्रल बजट 2020-21 के बारे में बताना चाहूंगा। अब याद रखिए दोस्तों, बजट का प्रोविजन हमारे संविधान में क्या है कि 2 तरीकों से की गई है। पहली चीज क्या है कि सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो मेंशन किया गया है, इसको आर्टिकल 112 में इसको किस नाम से जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल बिल के नाम से जो है स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और यही स्टेट के केस में आर्टिकल 202 के तहत क्या जाना जाता है, इसको भी जो है बजट के नाम से जाना जाता है। यानी बजट एक खाका होता है सरकार का, जिसके माध्यम से क्या होता है कि वो सुनिश्चित करती है कि विकास किस तरीके से होगा। अब याद रखिए दोस्तों कि जो लोकसभा में इस बार का जो बजट पेश किया गया, बजट पेश करने के लिए याद रखिए लोअर हाउस में बजट को पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसकी चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद से बजट पे जब सहमति बन जाती है तो इस बजट को पास कराया जाता है। और इसको पास कराने के बाद से क्या होता है कि इसको अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को उसको भेज दिया जाता है ताकि बजट को सही तरीके से एलोकेट कराया जा सके। ठीक, तो लोकसभा में जो बजट को प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और ये एनडीए गवर्नमेंट का यानी बीजेपी गवर्नमेंट का लगभग 8वां बजट था। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बजट था, ये आपके रेलवे वगैरह में पूछा जाता है। इसके साथ साथ सेकेंड टर्म जो था, ये बजट का सेकेंड टर्म के अनुसार मतलब मोदी गवर्नमेंट, मोदी 2.0 के तहत जो है ये तीसरा बजट था। और बजट को पेश कौन करता है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, जो वर्तमान में मिसेस निर्मला सीतारमन जी इस समय है। ठीक, और याद रखिए कि बजट को पेश करने, बजट का मतलब क्या होता है कि बजट जो होता है कि 1 साल आगे सरकार क्या करेगी इसके बारे में खाका होता है, और 1 साल पीछे क्या किया है उसके लिए जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है उसका नाम होता है क्या, इकोनॉमिक सर्वे, यानी आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि इसके जस्ट बाद इसका लेक्चर होगा आर्थिक सर्वेक्षण का। तो पहले हम बजट को समझते हैं दोस्तों। याद रखिए कि ये जो बजट पेश किया गया लोकसभा में, ये पेपरलेस बजट था। यानी पेपरलेस बजट का मतलब क्या था कि इसमें मतलब कागज रहित था, और पूर्ण रूप से क्या है कि इसको जो प्रस्तुत किया गया। अब याद रखिए कि पिछला 1 साल कैसा था। पिछला 1 साल एक वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे थे जिसका नाम था कोरोना वायरस, और उसी के तहत बहुत से जो है पैकेज दिए गए भारत सरकार की तरफ से, जो है ताकि आम जनमानस को वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जा सके, उनकी जो है रोजी और रोटी दोनों की व्यवस्था की जा सके। ये सभी चीजों के तहत क्या है कि आर्थिक भार जो है भारत सरकार पे पिछले साल काफी पड़े, जो है जिसके तहत क्या क्या मुख्य रूप से व्यय हुए, क्या क्या प्राप्तियां हुई, कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या बजट एलोकेट किए गए, इन सभी चीजों को एक करके बताएंगे। याद रखिए दोस्तों, बजट का जो थीम था वो क्या था कि आपदा में अवसर ढूंढने वाला। आपदा में अवसर यानी डिसास्टर जो आई थी, वैश्विक महामारी आई थी, उसके तहत 6 स्तंभों में बजट का जो मूल था वो प्रस्तुत किया गया। कौन कौन से वो थे, 6 पार्ट, जिसको कि आपके एग्जामिनेशंस में मल्टी स्टेटमेंट बना करके आपको दिया जा सकता है। उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक एक करके समझा देता हूँ। पहला क्या स्तंभ था, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में इन्होंने बताया। दूसरा क्या था कि भौतिक एवं पूंजी और संरचना के बारे में, यानी फिजिकल, ठीक है, और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ आकांक्षी भारत का समावेशी विकास, यानी आकांक्षी भारत का मतलब क्या है
एस्पायरेशनल इंडिया का इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, मतलब सभी स्तर पे सभी वर्गों का किस तरीके से विकास किया जाए इसके बारे में मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई है, इस पे जोर दिया गया। इसके साथ साथ मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन किस तरीके से किया जाए, इन बातों को भी जोर दिया गया। नवाचार को यानी इनोवेशन, अनुसंधान यानी रिसर्च एवं विकास यानी डेवलपमेंट, यानी इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट को किस तरीके से किया जाए, ये भी मुख्य बातें थी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को किस तरीके से उतारा जाए, तो इनको 6 स्तंभों में दिया गया। ये स्तंभों के अनुसार भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये 2020-21 के जो बजट है, इसमें बजट प्राप्ति एवं व्यय किस तरीके से है, इसको आप समझ लीजिए कि व्यय लगभग इस बार कितना हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, 30,42,230 करोड़ के आसपास व्यय का अनुमान है। और ये लगभग इसी के तहत 3 बार कोरोना पैकेज दिया गया। कोरोना पैकेज भारत सरकार की तरफ से दिया गया, जिसके तहत जो है लोगों को भोजन की समुचित व्यवस्था हो पाए, उनके पास समुचित बेसिक एमिनिटीज यानी जो भी जरूरी चीजें हैं उन तक पहुंच पाए, ठीक है, ताकि जो है उनका जो भूख की समस्या का भी निदान किया जा सके। तो इसके लिए क्या याद रखिए, तो इसके अनुसार क्या होगा कि व्यय का जो लेवल जो होगा वो बढ़ेगा। और संशोधित जो डेटा था उसके तहत कितना था, ये 30,42,230 की जगह पे 34,50,305 करोड़ के आसपास इसका वो बैठा। अब इसके तहत ये देखा गया कि पूरा जो है एनालिसिस की गई तो 32,931 करोड़ का सरप्लस आया पिछले बजट की तुलना में। आपको देखने को मिलेगा कि इतना व्यय ज्यादा करना पड़ा इस साल। क्यों? क्योंकि जो है एक तरीके का जो है महामारी के वजह से। उसके साथ साथ विनिवेश से धन जुटाना, विनिवेश याद रखिएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा विनिवेश होता क्या है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट कि कहीं पे हमने कुछ पैसा लगा दिया और उससे जो आय आ रही है, या सरकार ने कहीं पे कहीं किसी एजेंसीज में बायलैटरल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है लगाया, ठीक, तो उसके तहत जो पैसा आया तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताना। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो धन जुटाया जाएगा वो लगभग 1,75,000 करोड़ का टारगेट है, ठीक। इसके साथ साथ बजट में घाटा याद रखिएगा दोस्तों, मैंने कुछ शार्ट फॉर्म लिखे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसको पिछले वाले बजट सेशन का जो मैं लेक्चर लिया था पिछली बार जो पढ़ाया था उससे आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो उस चीज को फिर दोबारा यहाँ करके टाइम नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब राजस्व घाटा, ये जीडीपी का 5.1% जो है ये कैलकुलेटेड था, और संशोधित जीडीपी में 7.5% के आसपास, यानी याद रखिए कि बहुत ज्यादा ये रेवेन्यू डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। और ये नॉर्मली जो है 2-3 के आसपास जो डेटा रहता था उतना परसेंट, वो पहुंच के कितने पहुंच गया 5.1%, यानी इकोनॉमिक बर्डन आप देख सकते हो किस तरीके से क्रिएट हुई है, ठीक। अब याद रखिए कि इसमें 5 ये परसेंटेज वाला ही डेटा ये पूछा जाता है, और इसका जो डिटेल जो करोड़ों जो फिगर जो करोड़ में लिखे रहते हैं वो चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती, तो परसेंटेज चीजें याद रखिएगा। ईआरडी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी इसी को प्रभावी राजस्व घाटा भी बोला जाता है, और ये जीडीपी का 4.1% के आसपास बैठता है। इसके साथ एफडी, एफडी का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट, यानी इसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ये जो है लगभग 6.8% के आसपास ये जो है इस बार के उसमें आपको देखने को मिलेगा, इतना मतलब पहुंच गया है। और इसका जो टारगेट जो रखा गया था एफआरबीएम एक्ट के तहत वह 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार क्योंकि आर्थिक भार बढ़ने की वजह से 9.5% अनुमानित ये आ चुका है। यानी आप खुद देख सकते हो कि लगभग रेवेन्यू डेफिसिट में, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट में सभी में परसेंटेज बढ़ा है, यानी एक तरीके से इकोनॉमिक बर्डन देश के ऊपर बढ़ा है, ठीक। इसके साथ साथ प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा भी जीडीपी का 3.1% जो है ये कैलकुलेट किया गया है, जबकि संशोधित डेटा के अनुसार 5.9% के आसपास से बढ़ने की आसार है, अनुमानित है। इस तरीके से देख सकते हो कि हर डेटा लगभग बढ़ोतरी हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू कोविड-19 इम्प्लीकेशंस की वजह से, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो कि ब्याज भुगतान प्लस सब्सिडी, अब याद रखिए कि ब्याज भुगतान और सब्सिडी, याद रखिए कि भारत सरकार का जो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है ब्याज अदायगी में। ब्याज अदायगी किस तरीके से, सरकार जो होती है बायलैटरल सोर्सेस के माध्यम से, मल्टीलैटरल सोर्सेस यानी द्विपक्षीय बहुपक्षीय सोर्सेस के माध्यम से, या
जो है वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह जो है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या लोकल लेवल के मार्केट से भी जो है लोकल जो इन्वेस्टमेंट है, तो इससे जहां से पैसा उठाती है वेलफेयर पे खर्च करती है, तो उसके अगेंस्ट जो उसका ब्याज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्याज अदायगी बोलते हैं। तो याद रखिए कि 1 रुपए का अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 पैसा जो होता है ब्याज अदायगी में ही चली जाती है। यानी सकल बजट का ये लगभग लगभग 20% के आसपास होता है। और ब्याज भुगतान जो इस बार का है वो कितना लगभग है, 8,09,701 करोड़ के आसपास। और सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी क्या है, ये लगभग 3,35,361 करोड़ के आसपास बैठता है। अब याद रखिए दोस्तों, सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी का मतलब क्या है कि ऐसी चीज है जिससे कि समाज के उन लोगों को जिन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको क्या करे कि गवर्नमेंट कुछ चीजों में सब्सिडाइज करे, जैसे कि फूड में, फर्टिलाइजर में, पेट्रोलियम में इनको कुछ छूट मिलता है। पेट्रोलियम में किसे समझ सकते हो, जो नॉर्मल जो फ्यूल गैस जो दिया जाता है, सिंपली कह सकते हैं कि जो रसोई गैस दिया जाता है तो उस पर उनको छूट दिया जाता है। छूट के माध्यम से जो है ताकि उनका ज्यादा पैसा खर्च ना हो और सभी लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए, तो वो होता है सब्सिडी। ठीक, अब सब्सिडी जो है याद रखिए कि फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा सब्सिडी अभी के समय में दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ अब याद करते हैं इसमें मुख्य व्यय बजट का अनुमान। मुख्य व्यय बजट किस पे सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करती है, तो पहले ही मैं बता चुका हूं दोस्तों कि ब्याज अदायगी पे, रक्षा पे, सब्सिडी पे और राज्यों को जो हस्तांतरित जो कर होता है। हस्तांतरित कर का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से, चाहे वो इनडायरेक्ट सोर्स के टैक्सेशन के माध्यम से या डायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम से, ठीक, सरकार जो पैसा अर्न करती है तो उसमें राज्यों का भी जो हिस्सा होता है, तो उन राज्यों को वो हिस्सा जो है वो दी जाती हैं। तो वही जो लिखा है कि राज्यों को हस्तांतरित, यानी टोटल अगर आपको ऐसे ऑर्डर आ जाए तो इस तरीके से बना लेना कि ब्याज अदायगी सबसे ज्यादा व्यय खर्च करती है सरकार ब्याज अदायगी पे, फिर रक्षा पे, फिर सब्सिडी पे, फिर राज्यों को हस्तांतरित जो कर होता है उस पे। इसके साथ साथ रक्षा बजट में याद रखिएगा गवर्नमेंट ने इस साल का जो रक्षा बजट रखा है वो 4,78,195 करोड़ के आसपास है, यानी 4,78,195 करोड़ के आसपास है। और इसमें लगभग 7.4% की बढ़ोतरी हुई है पिछले बजट की तुलना में। इसमें रक्षा सेवाओं के लिए 3,47,000 के आसपास है और राजस्व व्यय जो उसमें सैलरी देना या और भी अनुसंधान करना या जो भी चीजें हैं, तो इससे रिलेटेड 2,12,028 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये फैक्ट और फिगर जो है ये आप 2-4 बार याद करिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। और याद रखिए नहीं भी याद होता तो कोई जरूरत नहीं है परेशान होने के लिए, एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से इसको देख करके आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन 2-3 बार पढ़े रहोगे तभी। इसके बाद से क्या देखो कि मई 2020 के बाद से, जब कोरोना काल पिछले साल चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो इसमें 3 बार आत्मनिर्भर पैकेज का आवंटन किया गया। आत्मनिर्भर पैकेज का आवंटन किया गया जिसके माध्यम से क्या है कि रोजी रोटी का सही विकल्प मिल सके, जो उस तरीके से जो माइग्रेटेड पीपल्स थे, अलग अलग स्टेट से गए थे, तो उनको अपने ही राज्यों में कुछ काम मिल सके। इसके लिए क्या किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज का आवंटन किया गया, जिसके तहत जो है 27.1 लाख करोड़ का बजट का प्रोविजन किया गया, उतने पैसे का प्रोविजन किया गया जो जीडीपी का लगभग 13% के आसपास बैठता था। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए कि मुख्य योजनाओं पर व्यय कितना किया गया। मुख्य योजनाओं पर जो व्यय का इस बार का टारगेट है वो एमडीएम में, यानी मिड डे मील पे लगभग 1,15,000 करोड़ के आसपास मिड डे मील पे खर्च होगा। मनरेगा पे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मनरेगा में इस साल का बजट का कितना एलोकेशन किया गया, वो है 73,000। इसके साथ पीएम किसान सम्मान निधि में 65,000 के आसपास है। जल जीवन पेयजल के रूप में कितना है, 50,011 है। और नेशनल हेल्थ मिशन के रूप में कितना है, 37,130। यानी ये आप ऑर्डर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करता हूं उससे क्वेश्चंस लगभग आपको मिल जाते हैं। अभी लेटेस्ट में जो बिहार के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें बजट से बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप देख सकते हो कि ये जो भी सेक्शन में आपको बता रहा हूँ इनसे आपको काफी लाभ मिलने वाला है, अगर आप इसको 2 से 3 बार बराबर देखते हैं। और देखने के साथ साथ क्या है कि इसको बराबर से क्वेश्चन अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से करते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होगा दोस्तों। इसके साथ साथ देखें
टैक्स जो है गवर्नमेंट जो लगाती है, ये दो तरीके के टैक्सेशन होती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का जो है भार जो होता है डायरेक्ट उस पर्सन पे होता है, और ये भी क्या होता है कि इस डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो सकता है। तो इनकम टैक्स किस तरीके से, एक होगा पर्सनल इनकम टैक्स होगा, एक होगा कारपोरेट इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस में भी सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है निगम कर का, जिसको कारपोरेट टैक्स बोलते हैं। ठीक, अब याद रखिए कि इस बार का जो और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि अलग अलग तरीके से कई प्रकार के टैक्सेस का समूह होता है, जिसको आज की डेट में कॉमन नेम आज दिया गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा कई तरीके के टैक्सेस का योग है, तो इसको जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं कि इस बार का जो बजट है उसमें डायरेक्ट टैक्स के तहत कोई चेंजिंग नहीं की गई, यानी जो स्ट्रक्चर पहले किया गया था वही स्ट्रक्चर अभी भी है। याद रखिए कि 50-75 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए टैक्स में कुछ रिबेट दिए गए हैं। ठीक, फिर डीआरसी का गठन किया गया है, डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन का जो है किसे डायरेक्ट टैक्सेस को मामलों को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए डीआरसी का गठन किया गया है। इसके साथ पीएफ में जो जमा 2-2.5 लाख से ज्यादा करेगा तो वो भी अब टैक्सेबल इनकम के उसमें आ जाएगा। पहले नहीं था, इस बार से इसको शामिल कर दिया कि 1 अप्रैल 2021 के बाद से जो भी 2.5 लाख से ऊपर का पैसा पीएफ में जमा होगा जिनका, तो उस पर टैक्स के अधीन होगा। इसके साथ साथ टैक्स स्लैब की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 2.5 लाख से 2.5 लाख तक जो कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में क्या है कि 5% है। फिर इसके बाद 7.5 के बीच 5 लाख से 7.5 के बीच में 10% है। फिर 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% है। फिर 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में 20% है। और फिर ऐसे ऐसे क्या होगा कि बढ़ता चलेगा, और मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब है वो 30 है, और 0 से शुरू हुआ है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्सेस में याद रखिएगा कि जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में के जो आयात और निर्यात होती है उसको, उसके टैक्स में छूट जो पहले मिला करती थी उसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है इस बजट से। इसके साथ साथ कॉपर स्क्रैप ड्यूटी, कॉपर स्क्रैप ड्यूटी का मतलब क्या है, कॉपर को जो मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो उसको घटा करके कितना 5% से 2.5% कम की गई है। यानी आप यहाँ देखोगे यहाँ पे इसको कमी देखने को मिलेगी। गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी, गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी जो है 10 से बढ़ा करके 12%, 12.5% के आसपास कर दी गई है। इसके साथ कपास सीमा शुल्क, इसको बढ़ा करके 0 से 10% के आसपास की गई है, फार्मर को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। लेकिन एक्चुअल में किसका लाभ होगा, क्या होगा, वो चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ से रॉ सिल्क में 10 से 15% के आसपास ये भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर एग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, याद रखिए कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, यानी कृषि और संरचना को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि एक तरीके का उपकर लाया गया। जैसे पहले शिक्षा उपकर आता था, ठीक है, और भी कई तरह के उपकर थे, वैसे इस बार ये सभी चीजें जुड़ करके हर चीज में लगेंगी। वो क्या है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंट सेस, यानी याद रखिएगा दोस्तों, सेस क्या होता है, ठीक है, ड्यूटी क्या होती है, ठीक क्या होती है, सभी चीजें आप जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, टैक्स और सेस में क्या डिफरेंस ये भी बताइएगा। तो ये एआईडीसी, इससे क्या होगा कि कुछ सेस लगाया जाएगा, कितना % लगाया जाएगा, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, कितना इसका एलोकेट किया गया है। नहीं अगर आपको पता होगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक, अब याद रखिए कि ये लगभग 30,000 करोड़ इससे राजस्व प्राप्ति का अनुमान किया गया है। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों, जिसके तहत आपको जानेंगे कि और किन किन सेक्टर्स में बजट का एलोकेशन किस तरीके से किया गया है। वो है शिक्षा क्षेत्र में। अब शिक्षा क्षेत्र में अब क्या है खास चीजें कि 1500 स्कूल खोलेंगे इस साल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहलुओं में शामिल किया जाएगा। यानी एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल एक काम होगा, जिसके तहत 1500 स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो कराए जाएंगे और उसके रिजल्ट देखे जाएंगे, और उसके बाद से देश के लगभग सभी राज्यों में, सभी स्कूलों में इसको लागू कर दिया जाएगा आने वाले समय में। इसके साथ साथ भारतीय उच्च शिक्षा विधेयक, आयोग विधेयक को भी पास करने का प्रोविजन इस बार के बजट में रखा गया है, यानी उच्च शिक्षा को कितना ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ लद्दाख में उच्च शिक्षा पहुंच के लिए लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बनाने का प्रोविजन किया गया है। ठीक, इसके साथ साथ 100 नए सैनिक स्कूल ओपन करने की भी बात इस बजट में की गई है।
इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एसटी एरिया में मतलब शेड्यूल ट्राइब या जनजातीय क्षेत्रों में क्या है 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की व्यवस्था की गई है। और लगभग अभी आपने इस समय मार्च में देखा होगा कि लगभग 4000 एकलव्य मॉडल स्कूलों में मतलब शिक्षकों की पोस्टिंग आई हुई है, मतलब शिक्षक नए नियुक्त किए जाने का प्रोविजन लाया गया। तो वही एकलव्य स्कूल है कि इस साल के बजट में 750 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की स्थापना की जाएगी। याद रखिए दोस्तों, इससे शेड्यूल ट्राइब एरिया में यानी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था कराई जा सके। इसके साथ साथ हेल्थ और न्यूट्रिशन पे बजट में लगभग कितना प्रोविजन किया गया है, 2,23,846 करोड़ यानी 846 करोड़ के आसपास किया गया है। और पिछले बजट से लगभग 137% ज्यादा है, यानी 100% से भी ज्यादा, यानी सोचो 137%। इसके साथ साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक है, इसको भी लॉन्च किया जाएगा इस बजट के माध्यम से, यानी इस बार के बजट में भी प्रोविजन है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके तहत याद रखिएगा 6 साल में लगभग 64,180 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। किस सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर में। इसके साथ साथ कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, जिससे वैक्सीन लगाई जाएंगी सभी लोगों को। इसके साथ साथ पूरक पोषण कार्यक्रम प्लस पोषण अभियान का विलय कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में 100%। ये कौन से दो जो है हेल्थ सेक्टर की स्कीम को एक में मिक्स कर दिया गया, उसका विलय कर दिया गया, और विलय करके क्या बनाया गया है, मिशन पोषण 2.0 के नाम से इसको जाना जाएगा। याद रखिए कि 2.86 करोड़ यानी 2.86 करोड़ घर में नल के कनेक्शन दिए जाएंगे। इसको किस मिनिस्ट्री के तहत? जल जीवन मिशन प्रोग्राम के तहत या जल जीवन मिनिस्ट्री के तहत भी आपको दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आप सुना होगा आपने। इसके साथ साथ एग्री एंड रिलेटेड यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में याद रखिएगा कि नई योजना लाई जा रही है, स्वामित्व योजना। इसमें 9 उपाय किए जाएंगे कि कैसे एग्री इंफ्रा को बढ़ाया जा सके, कृषि के उपकर कैसे कृषि में सुधार किया जा सके, किस तरीके से उपज को बढ़ाया जा सके, यानी जितने तरीके के डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है वो किसके तहत, योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत आएगा। इसके बाद एग्री टारगेट को यानी कृषि के लक्ष्य को बढ़ा करके कितना 16.5% के आसपास करना, अभी वर्तमान में इससे नीचे चल रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में याद रखिएगा कितने क्रॉप को शामिल किया गया, 22 क्रॉप्स को। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में, एक नंबरिंग को दे करके। इसके साथ मछली पकड़ने के लिए 5 नए केंद्र की स्थापना की जाएगी, और ये कहाँ होंगे, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट में इसका स्थापना केंद्र बनाए जाएंगे मछली पकड़ने वाले। इसके साथ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत प्रोजेक्ट जो शुरू किए जाएंगे, उसके तहत जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे 6835 प्रोजेक्ट शुरू में थे, और इसको बढ़ा करके 7400 के आसपास कर दिया गया है। इसके साथ साथ याद रखिए कि 1,10 लाख करोड़ की जो 217 योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा, ठीक, किसके तहत? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत या वित्तीय अवसंरचना के तहत। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में याद रखिएगा दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी। उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या होगा? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखें, आत्मनिर्भर भारत में विनिर्माण के तहत यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत 13 ऐसे सेक्टर जो है इसको स्थापित किए जाएंगे पीएलआई स्कीम के तहत। पीएलआई स्कीम के तहत एक लिंक्ड स्कीम है, ठीक है, जिसके तहत कितनी घोषणा की गई, 1.97 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मित्रा योजना का लॉन्च किया गया, यानी ये भी पूछा सकता है। और साथ ही साथ इसमें कितने का प्रोविजन किया गया, 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ रेल ट्रांसपोर्ट की हम बात करें दोस्तों, तो रेल ट्रांसपोर्ट में लगभग 1,10,055 करोड़ के बजट का प्रोविजन किया गया, किस तरीके से रेल सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ यात्री सेवाओं को और माल सेवाओं को दोनों को बेहतर किया सके, उसके तहत भी इतने बजट का प्रोविजन किया गया। साथ ही साथ रेल इंफ्रा को 2030 तक फ्यूचर रेडी रेल प्रणाली निर्माण करने के लिए रेल प्लान फॉर इंडिया नामक एक प्रोग्राम भी लॉन्च करने का इस बजट में प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ सार्वजनिक बस परिवहन सेवा विस्तार के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। टीयर 1 और टीयर 2 शहर में जो मेट्रो
लॉन्च की जाएगी, उसके लिए जो नई तकनीकी लॉन्च की जाएगी उसमें कौन कौन से दो नई तकनीक होगी, वो होगा मेट्रोलाइट और मेट्रोनिया होगा। तो ये कभी कभी ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नया टर्म है, नया प्रपोजल्स है। इसके साथ साथ अदर प्रोविजंस ऑफ बजट, मतलब मुख्य प्रावधान के अतिरिक्त कौन कौन से अन्य प्रावधान भी हैं जो बजट के अंदर शामिल किया गया। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, यानी स्वैच्छिक जो है जितने पुराने रूप से जो गाड़ियां हो चुकी हैं जिसमें से लगातार धुएं निकल रहे हैं और पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो उनको खत्म करके जो है उसको डिसमेंटल करने का काम के लिए जो पॉलिसी लाई गई है, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। ठीक, इसके साथ साथ स्वदेशी न्यूमोकोकल वैक्सीन, यानी एक तरीके से इंडिजिनस न्यूमोकोकल निमोनिया से रिलेटेड जो वैक्सीन है वो पूरे देश में लागू की जाएगी। इसके साथ बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ा करके 74% के आसपास करने का प्रपोजल है। इसके साथ याद रखिए कि इस बार जो है जो सेंसस अभी हो रहा है करंट में होने का प्रोविजन है, तो एक कंप्लीट डिजिटल सेंसस होगा। ठीक, यानी इसमें मैनुअल के साथ साथ आप पहले होता था डिजिटल होता था, लेकिन ये कंप्लीट डिजिटल होगा। इसके तहत 3,768 करोड़ के बजट का प्रोविजन किया गया है। उज्ज्वला योजना का विस्तार जो याद रखिएगा दोस्तों, पहले 8 करोड़ परिवार तक इसको किया गया था। ये किससे रिलेटेड है? एलपीजी गैस कनेक्शन ग्रामीण स्तर पे या सभी स्तर पे पाने के लिए एक योजना है। इसको बढ़ा करके इसका जो विस्तारण किया जाएगा 1 करोड़ लोग को और भी मिलेगा। इसकी योजना का ये प्रोविजन है, इसको एक्सटेंडेड किया जाएगा। याद रखिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहर को जोड़ा जाएगा। जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना को स्टार्ट किया जाएगा। तो मुख्य प्रोविजन जो बजट से रिलेटेड था दोस्तों, वो हमने बताने का प्रयास किया है। इसके साथ अगर कोई चीज आपको छूट गई हो तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कई चीजों को आप पूछ भी सकते हैं, समझ सकते हैं जहां जहां आपकी समस्याएं आए। और साथ ही साथ और भी जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं, जिससे और हम हमारे द्वारा और कौन सी चीज़ों को लाया जाए ताकि ये लेक्चर और बेहतर हो सके। समय समय बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।